तो मैं आप लोगों को इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है JM Core 11, जो मार्च 2008 में लॉन्च हुआ था। और इसके लॉन्च होने के टाइम पे इसका NAV था 10 का और अभी इसका NAV है 10.5 का। मतलब 12 साल में ये म्यूचुअल फंड सिर्फ 5% ऊपर गया है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो जिसने भी इस म्यूचुअल फंड के स्टार्ट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 12 साल पहले, तो उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज सिर्फ और सिर्फ 1,05,000 की होती, जो कि सेविंग्स अकाउंट से भी ज़्यादा बुरा परफॉर्मेंस हुआ। क्योंकि 3-4% तो आपको कोई भी सेविंग्स अकाउंट से मिल ही जाता है, वो भी ईयरली। और अगर हम ये 5% की रिटर्न को CAGR में कन्वर्ट करेंगे तो ये सिर्फ 0.36 का होता है। लेकिन अगर आपने इसी फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट किया होता और आपने सिर्फ 1,000 रुपये की SIP सेट की होती, तो आपने अभी तक इसमें टोटल 1.6 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया होता और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी होती 3.24 लाख, जो होता है 10.1% का कंपाउंडेड रिटर्न। तो दोस्तों दोनों ही केस में म्यूचुअल फंड सेम है, टाइम होराइजन भी सेम है, बस इन्वेस्ट करने का तरीका थोड़ा अलग है। एक में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो यानी लमसम इन्वेस्टमेंट, और दूसरे में आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हो। तो दोस्तों ये है मैजिक ऑफ SIP। तो इसको हम टाइम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। आपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जहाँ पे आप अलग अलग कंपनीज का स्टॉक खरीदते हो डाइवर्सिफाई करने के लिए, लेकिन टाइम डाइवर्सिफिकेशन के बारे में नहीं सुना होगा। लेकिन ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको आज इस वीडियो में देखने मिल रहा है। इसकी वजह से आपके लॉन्ग टर्म में लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करने का रिस्क पूरी तरह खत्म कर देते हो। तो इसीलिए जब आप एक लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह काम करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी टाइमिंग परफेक्ट निकली और आप एकदम राइट टाइम पे इन्वेस्ट करते हो तो आप SIP वालों से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन अगर आपकी टाइमिंग खराब निकली और आपके इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे जाता है तो आपका रिटर्न और ज़्यादा खराब होगा और आप रिग्रेट करते रह जाओगे कि काश थोड़ा सा पैसा बचा के रख लिया होता तो वो अभी इन्वेस्ट कर लेते वगैरह वगैरह। अब दोस्तों अगर हम इस फंड को एनालाइज करेंगे तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि इसके लॉन्च होने की टाइमिंग बहुत ही खराब थी। ये बिल्कुल मार्केट क्रैश के पहले लॉन्च हुआ था और इसके साथ में ये एक पुअर परफॉर्मिंग फंड निकला। आप देख सकते हो सेंसेक्स का रिटर्न कहाँ पर है और इसका रिटर्न कितना बुरा है। लेकिन फिर भी इतने खराब फंड में SIP करने वालों को भी एटलीस्ट 10% का रिटर्न तो मिल ही गया। अब दोस्तों ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब पिछले साल मार्च में जब मार्केट क्रैश हुआ था तो वो इन्वेस्ट करने का बहुत ही अच्छा टाइम था, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने वो टाइम पे इन्वेस्ट किया होगा। मैक्सिमम लोगों ने वो टाइम पे अपने शेयर्स और म्यूचुअल फंड को सिर्फ सेल किए थे। मैंने खुद अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को कहा था कि उन्हें वो टाइम पे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन वो टाइम पे उनमें से किसी ने भी इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि किसी भी बिगिनर के लिए ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लोगों को उतनी हिम्मत ही नहीं होती है ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करने की। मेरे सारे फ्रेंड्स सब यही कह रहे थे कि वो मार्केट के थोड़ा सा रिकवर होने का वेट करेंगे और जब अच्छे सिग्नल दिखेंगे तब वो इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जिन लोगों को मैंने पहले से ही SIP के लिए सजेस्ट किया था उन्होंने अपनी SIP चालू रखी थी, क्योंकि वो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में इन्वेस्ट करते आ रहे थे और इसीलिए SIP इन्वेस्टर्स ने पिछले साल के मार्केट क्रैश का फायदा उठाया। लेकिन जो लोग स्टॉक मार्केट में अच्छे मौके का वेट कर रहे थे तो वो लोग अभी भी वेट ही कर रहे हैं। और बाकी लोग जिनके पास थोड़ी सी स्टॉक मार्केट की नॉलेज होती है, तो ऐसे लोगों के साथ एक चीज़ मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि वो लोग बिल्कुल ऐसे टाइम पे ऑप्टिमिस्टिक होते हैं जब मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाता है, यानी वो टाइम पे आपको बाय नहीं करना चाहिए। और जब मार्केट क्रैश होता है और इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका होता है तो लोग वैसे टाइम पे डरे हुए होते हैं और उस टाइम पे वो कुछ एक्शन ले ही नहीं पाते। तो इसीलिए वॉरेन बफे की एक बहुत ही फेमस लाइन है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो दोस्तों ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन असलियत में जब मौका आता है तो वो मौका बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहता नहीं है। और अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है तो आप सिर्फ सोचते रह जाओगे और मार्केट ऊपर भी चला जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों से मैं 2 सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। दोस्तों इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब ये होता है कि पैसा आपके लिए काम करे या आप पैसों के लिए काम करें? जब आपने एक बार अपनी ऑफिस में मेहनत करके पैसा कमा लिया है तो वापस उसके लिए आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? तो ये SIP आपको एक ऐसा मौका देता है जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट के जरिए पैसिव इन्वेस्टिंग कर सकते हो और अपने पैसों को काम पे लगा सकते हो। फिर दूसरा सवाल आप लोगों के लिए मेरा ये है कि हम इन्वेस्टिंग करते क्यों हैं? क्या हम इसलिए इन्वेस्टिंग करते ताकि हम ऑफिस के बाहर निकल के मार्केट को लेके चिंता करते रहे, या हम इसलिए इन्वेस्टिंग करते ताकि हमारे पैसों की चिंता दूर हो जाए? तो अगर आप अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए अपना सारा फ्री टाइम फाइनेंशियल न्यूज़ और मार्केट गुरु को देखने में लगा दोगे तो आप लाइफ को एंजॉय कब करोगे? तो इसीलिए SIP का एडवांटेज ये है कि आपको मार्केट की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, आपको इससे कुछ टेंशन ही नहीं होगा। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो भी बढ़िया, क्योंकि वो टाइम पे आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो भी बढ़िया, तो आपको ज़्यादा यूनिट्स खरीदने मिलेंगे।
फिर दोस्तों इसका अगला बेनिफिट ये है कि आप एक अच्छी हैबिट क्रिएट करोगे डिसिप्लिन के साथ सेविंग्स और इन्वेस्टिंग करने की। क्योंकि अगर आपकी सेविंग्स नहीं भी होती है तो भी आप SIP के जरिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको SIP की डेट ऐसी रखनी है कि जैसे ही आपको अपनी सैलरी मिलती है तो सबसे पहले उसका एक पोर्शन SIP के थ्रू इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। जैसे मेरी सैलरी फर्स्ट को आती थी तो मैंने 5th की SIP सेट की थी। और अगर आप अपनी सैलरी का 10-20% SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और कुछ ही महीनों में आपकी आदत भी हो जाएगी और आप अपने लिए एक सिस्टम क्रिएट कर दोगे जहां से आप अपनी वेल्थ ऑटोमेटिकली ग्रो कर सकते हो। फिर दोस्तों इसका अगला बेनिफिट ये है कि आप एक छोटे से अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो। 500 रुपीज से आप एक साथ 500 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर दोस्तों इसका सबसे लास्ट और